नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकेंड निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन। भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य, शक्तियां और उनका मूल्यांकन। प्रजातंत्र की सफलता निर्वाचन आयोग पर निर्भर करती है। टिप्पणी लिखिए। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द इलेक्शन कमीशन। कमेंट या डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। सबसे पहली बात, संवैधानिक निकाय मतलब जिसका संविधान में उल्लेख है, जिसके गठन का। तो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 324 एक के अनुसार किया गया है। इसके कार्य निर्वाचन प्रक्रिया का स्वतंत्र रूप से संचालन करना इसका प्रमुख कार्य है। निर्वाचन प्रक्रिया का स्वतंत्र रूप से संचालन करना। अब भारत में निर्वाचन आयोग क्या क्या कार्य करता है? सबसे पहला तो मतदाता सूचियों का निरीक्षण, मतदाता सूचियों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। मतदाता सूचियां तैयार कराने और चुनाव कराने के लिए निर्देशन, नियंत्रण और निरीक्षण आदि के अधिकार निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत प्रदान किए गए। निर्वाचन आयोग लोकसभा व विधानसभा के प्रत्येक चुनाव या मध्यावधि चुनाव के पूर्व मतदाता सूचियां तैयार कराता है। इस कार्य के पूर्ण होने पर ही चुनाव होते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों का संचालन। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों का संचालन, उनका निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का महत्वपूर्ण कार्य करता है। तीसरा कार्य है निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन। निर्वाचन आयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह उक्त निर्वाचन नामावलियों के अनुसार निर्वाचनों को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपादित करे। राष्ट्रपति द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना के द्वारा इस निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना के द्वारा इस निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। यह अधिसूचना लोकसभा की अवधि की समाप्ति या मध्यावधि चुनाव होने की स्थिति में जारी की जाती है। तो जो निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन किया जाता है वो किसके तहत किया जाता है? राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करता है और वो अधिसूचना किसके अंतर्गत जारी करता है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत। इसी के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन होता है। अधिसूचना में राष्ट्रपति मतदाताओं से सांसदों और विधायकों के निर्वाचन का आग्रह करता है। इसके उपरांत चुनाव आयोग मतदान की तिथियां घोषित करता है, जिसे निर्वाचन प्रक्रिया का दूसरा चरण कहा जाता है। इस घोषणा में नामांकन पत्र भरे जाने, उनकी जांच किए जाने, नामों की वापसी तथा मतदान किए जाने की तिथियों का उल्लेख होता है। चौथा पॉइंट है राजनीतिक दलों से संबंधित कार्य। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब राजनीतिक दलों से संबंधित कौन कौन से कार्य करता है? एक तो पंजीकरण करना और मान्यता देना। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था है, उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। निर्वाचन आयोग पंजीकृत दलों को चुनाव में उसके प्रदर्शन को देखते हुए कुछ शर्तों के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो आप देखिए राष्ट्रीय दल की क्या क्या नियम है। यदि कोई राजनीतिक दल 4 या अधिक राज्यों में
मान्यता के मानदंडों को पूरा करता है तो उसे वह राष्ट्रीय दल की मान्यता दे देता है। वर्तमान नियम क्या है? तो वर्तमान नियम के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में किसी भी दल को मान्यता तभी प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट मिले। कम से कम 4 राज्यों में 6% मत मिले हों। कोई पार्टी पूरे भारत में चुनाव लड़ती है तो कम से कम राष्ट्रीय दल का अगर वो आवेदन करेगी रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसका प्रदर्शन होना चाहिए कि पूरे राज्यों में 4%, 4 राज्य ऐसे हों जहां उसको 6% और या उससे ज्यादा सीटें मिली हो। 4 से कम राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उस राज्य अथवा उन राज्यों के स्तर का दल माना जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो 4 से कम राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उस राज्य अथवा अन्य राज्यों के स्तर का दल, मतलब राज्य दल माना जाता है, राष्ट्रीय दल नहीं माना जाता, जिसमें उसे मान्यता मिलती है। अन्य दलीय कार्य: चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव भाषणों की सुविधाएं दिलाता है। वह राजनीतिक दलों के लिए निर्वाचन आचार संहिता का निर्माण करता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। चुनाव चिन्ह के प्रश्न पर विवाद का निर्णय भी आयोग करता है। आयोग के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। 5वां है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन संबंधी कार्य। निर्वाचन आयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना है। इस हेतु संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 का प्रावधान किया है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 प्रावधान किया है कि 10 वर्ष में होने वाली प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। उसके अतिरिक्त इसमें 2 सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य से 2 से लेकर 7 तक सहायक सदस्यों का प्रावधान है। ये सहायक सदस्य संबद्ध राज्य से लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं। जनता के द्वारा आयोग के सम्मुख सुझाव या आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं जिन पर खुली बैठकों में विचार किया जाएगा। इसके उपरांत ही यह आयोग सीमांकन संबंधी अपने निर्णय देता है। यह परिसीमन वर्तमान में 2001 की जनगणना के आधार पर किए जाने का प्रावधान है तथा 2026 तक लोकसभा के चुनाव की संख्या न बढ़ाने का भी प्रावधान किया है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या न बढ़ाने का प्रावधान किया है, मतलब लोकसभा के सदस्यों की संख्या तभी बढ़ेगी जब लोकसभा क्षेत्र बढ़ेंगे। 6 है परामर्शदात्री तथा अर्ध न्यायिक अधिकार। निर्वाचन आयोग के प्रमुख परामर्शदात्री व अर्ध न्यायिक कार्य इस प्रकार है। तो अनुच्छेद 103 व 192 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग संसद तथा राज्य विधानमंडल की अयोग्यताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को परामर्श देता है। अगर किसी एमएलए या एमपी के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है उसकी योग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास, तो फिर वह निर्वाचन आयोग से सलाह मांग सकेगा 103 और 192 के तहत। आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि समय समय पर सरकार को अपने कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन देता रहेगा और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव देता रहेगा। आयोग प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है और निर्वाचक याचिकाओं के संबंध में सरकार को परामर्श देता है। अब इसके मूल्यांकन की बात करें तो निर्वाचन आयोग की भूमिका 1991 से 2013, भूमिका 1991 से 2013। चुनाव में भारी शोर शराबे, बाहुबल की शक्ति, धन की शक्ति और सत्ता के दुरुपयोग की शक्तियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व चुनाव आयुक्त श्री TN शेषन तथा उनके बाद के चुनाव आयुक्तों ने इन स्थितियों को नियंत्रित करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अनेक कदम उठाए हैं। कौन कौन से कदम हैं? पहला है लोकसभा विधानसभा के सभी उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में दिया जाना आवश्यक है। आयोग खर्च के इस विवरण की सत्यता की जांच करेगा। चुनाव प्रचार में सार्वजनिक और निजी भवनों की दीवारों को गंदा नहीं किया जाएगा। किसी क्षेत्र के लिए चुनाव घोषणा के बाद शासन और शासन से जुड़े मंत्री नीति संबंधी घोषणाएं, नवीन योजनाओं की घोषणाएं नहीं कर सकेंगे। चुनाव के समय मंत्रियों की सरकारी यात्राओं और शस्त्रों के नए लाइसेंसों को नियंत्रित किया गया। फर्जी मतदान रोकने के लिए सभी मतदाताओं को पहचान पत्र दिए जाने की प्रक्रिया जारी की गई। वर्ष 2001-2 के वर्षों के बाद
उसके बाद के वर्षों में लोकसभा तथा विधानसभा के चुनावों में मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी वैध पहचान पत्र को आवश्यक कर दिया गया 2001-2002 के बाद। 1997 से चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपने इस निर्देश का पालन करवाया है कि एक निर्धारित अवधि के भीतर सभी राजनीतिक दल अपने संगठनात्मक चुनाव कराएं। मतलब अपने संगठन में कौन कौन अध्यक्ष वगैरह रहेगा वो पहले उसके चुनाव करवा लें। अपराधी तत्वों को विधायी संस्थाओं में प्रवेश से रोकने के लिए सन 2003 से ये व्यवस्था की गई कि लोकसभा विधानसभा के सभी उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र के साथ एक शपथ पत्र अपनी शिक्षा, संपत्ति, लेनदारियों, देनदारियों और आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में समस्त विवरण प्रस्तुत करना होगा। लेकिन ये व्यवस्था 2009 में संपन्न हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपराधी तत्वों के प्रवेश को नहीं रोक पाई। निर्वाचन आयोग की संगठन, शक्ति तथा भूमिका संबंधी आलोचना। नंबर 1 है संविधान निर्वाचन आयुक्त की योग्यता के संबंध में शांत है। संविधान में निर्वाचन आयुक्त की अर्हताओं के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। यह कार्य उन्होंने राष्ट्रपति पर छोड़ दिया है। व्यवहार में राष्ट्रपति से अभिप्राय संघीय मंत्रिपरिषद से है। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के समय राजनीतिक दल की विचारधारा व उसके हित से प्रभावित हो सकता है। व्यवहार में देखें तो राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही नियुक्त किया है। प्राय मंत्रिपरिषद ने अपने चहेते व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त के पद पर आरूढ़ किया है। इस पुरस्कार का बदला वह चुनाव के समय चुका सकता है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयुक्त निष्पक्ष नहीं रह सकता है। आयुक्तों की संख्या के संबंध में त्रुटियां। भारतीय संविधान में अन्य निर्वाचन आयुक्तों और प्रदेश आयुक्तों की संख्या, योग्यताओं और सेवा शर्तों के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति संबंधी अधिकार नहीं। संविधान एक तरफ तो निर्वाचन आयुक्त को निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन कराने की भारी भरकम जिम्मेदारी सौंपता है, लेकिन दूसरी तरफ वह उसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग या सर्वोच्च न्यायालय की भांति अपने सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है। निर्वाचन आयुक्त से परामर्श संबंधी आलोचना। राष्ट्रपति या राज्यपाल को राजनीतिक दल बदल की स्थिति में निर्वाचन आयोग द्वारा परामर्श देने की व्यवस्था भी अनुचित है, क्योंकि यह व्यवस्था उसे दलों की राजनीति से स्वतंत्र नहीं रहने देगी। स्वयं के प्रशासन तंत्र का अभाव। यद्यपि निर्वाचन आयोग की चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी है, तथापि चुनाव में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार कानून व्यवस्था की आड़ में चुनाव आयोग की स्वीकृति के बिना किसी संसदीय या विधानसभा के निर्वाचन में बाहरी पुलिस किन्हीं अन्य उद्देश्यों में वातावरण को दूषित तथा तनावपूर्ण बना सकती है और मतदाताओं को आतंकित कर सकती है। संविधान इस प्रश्न पर मौन है। चुनाव को स्थगित या रद्द करने संबंधी परिस्थितियों का उल्लेख नहीं। संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख नहीं करता जिनमें किसी चुनाव को स्थगित या रद्द किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार और चुनाव आयोग मिलकर किन्हीं थोथे कारणों पर भी चुनाव को स्थगित करवा सकते हैं। चुनावी अनियमितताओं को रोकने में विफल। निर्वाचन आयोग के संबंध में यह एक अन्य आलोचना की जाती है कि आयोग द्वारा सत्तारूढ़ दल के प्रभाव में काम करना और वह मतदान केंद्रों पर कब्जा, फर्जी मतदान, हिंसात्मक घटनाओं एवं चुनावी भ्रष्टाचार को पूरी तरह रोकने में असमर्थ रहा है। अब हम मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियों की बात कर लेते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सलाह से संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन हेतु वयस्क मतदाताओं की निर्वाचक नामावली को तैयार करवाता है तथा उसका निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करने का काम करता है। निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों का संचालन, उसका निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का महत्वपूर्ण कार्य करता है। वह यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचक नामावलियों के अनुसार निर्वाचन शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपादित हो और इसके लिए वह निम्न कार्यवाही करता है। वह निर्वाचन कार्यक्रम तथा निर्वाचन तिथियां जारी कर चुनाव प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। वह प्रदेश आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से प्रार्थना करता है। निर्वाचन कार्य ठीक से संपादित हो सके इस हेतु राष्ट्रपति तथा राज्यपाल से आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रार्थना करता है। वह चुनाव के दौरान विभिन्न राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त करता है और उसकी जांच करता है। वह प्रत्याशियों द्वारा व्यय की गई राशि के संबंध में प्रत्याशियों से लेखा प्राप्त करता है और उसकी जांच करता है। निर्वाचन आयुक्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है तथा उन्हें मान्यता प्रदान करता है। उन्हें चुनाव के दौरान आकाशवाणी पर चुनाव भाषण की सुविधा प्रदान करता है तथा राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण करता है। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना, जाली मतदान रोकने के लिए राज्य सरकारों को मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने का निर्देश देना, प्रत्याशियों के लिए अपने अपने प्रचार करने के लिए नियमों का निर्माण करना, चुनाव में हुई अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन को रद्द करना।
अब जन प्रतिनिधित्व कानून संशोधन अधिनियम 1996 के प्रमुख प्रावधान। क्या क्या प्रावधान है जन प्रतिनिधित्व कानून संशोधन अधिनियम 1996 के तहत? पंजीकृत राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का नामांकन कम से कम एक मतदाता द्वारा और निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन कम से कम 10 मतदाताओं को प्रस्तावित करना चाहिए। तो जो रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टी, उनके उम्मीदवारों का नामांकन तो कम से कम एक मतदाता ही प्रस्तावित कर दे, लेकिन निर्दलीयों के लिए 10 मतदाता चाहिए कम से कम। एक व्यक्ति एक साथ लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। जमानत राशि लोकसभा के सामान्य उम्मीदवार के लिए अभी ये बढ़ गई है, पहले 10,000 रुपये थी, विधानसभा के लिए 5,000 रुपये थी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए धनराशि क्रमशः 5,000 और 2,500 थी लोकसभा के उम्मीदवार के लिए। जो व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने या राष्ट्रीय गान को रोकने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है, वह विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं होगा। चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर उस राजनीतिक दल से 7 दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करने के लिए कहा जाएगा, जिसके लिए चुनाव की तिथि बढ़ाई जा सकेगी, लेकिन चुनाव रद्द नहीं होगा। चुनाव प्रचार, जिसमें 7 दिन के अंदर मतलब नया कैंडिडेट खड़ा करना है अगर कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ने से पहले ही मर जाता है। चुनाव प्रचार, जिसमें सिनेमा, दूरदर्शन, सभा करना आदि सम्मिलित है, चुनाव समाप्ति के 48 घंटे पूर्व समाप्त कर दिया जाएगा। औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को मतदान वाले दिन अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि सेवा योजक अवकाश नहीं देंगे तो उन्हें दंडित किया जा सकेगा। किसी सांसद या विधायक की मृत्यु हो जाने पर 6 माह के भीतर उस स्थान के लिए चुनाव करा लिया जाएगा। निर्वाचन पर्यवेक्षक की स्थिति सरकारी कर्मचारी के समकक्ष होगी, जिसकी सूचना पर चुनाव आयोग मतदान की गणना में भी गड़बड़ी को ध्यान में रखकर कार्य करेगा। राजनीतिक दल द्वारा उम्मीदवार के ऊपर किया गया खर्च प्रदर्शित किया जाना चाहिए, अन्यथा वह व्यय उम्मीदवार को का व्यक्तिगत व्यय माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा में 2 से अधिक स्थानों से एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब इसके संगठन की बात करें निर्वाचन आयोग के, तो निर्वाचन आयोग का संगठन संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य की विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। संसद, राज्य की विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए समान है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में निम्न प्रावधान है। चुनाव आयोग का गठन मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त एवं समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसे वह चुनाव आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्त व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। सदस्यों की संख्या अनुच्छेद 324(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने की राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे। इनकी संख्या का संविधान में कोई उल्लेख नहीं। आरंभ में निर्वाचन आयोग में केवल एक निर्वाचन आयुक्त ही होता था। 1 अक्टूबर 1993 में इसे त्रिसदस्यीय बना दिया गया है। वर्तमान में आयोग त्रिसदस्यीय है, तो 1 अक्टूबर 1993 में 2 सदस्य और जोड़ दिए। कार्यकाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल उनके पद संभालने की तिथि से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में जो पहले वो होता है। पदमुक्ति, निर्वाचन आयुक्त को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है, लेकिन कदाचार साबित होना जरूरी है, तो केवल कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। सेवा शर्तें, संविधान के अनुच्छेद 324(5), तो सदस्यों की संख्या तो है 324(2) में, और सेवा शर्तें हैं 324(5) में। इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जो उसके लिए नुकसानदायक साबित हो। अक्टूबर 1993 से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को वेतन, मुफ्त आवास जैसी सुविधाएं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होंगी। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके समकक्ष है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।